नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं नापाक। इस खास शो में हम बेनकाब करते हैं सरहद पार की उन नापाक करतूतों और घिनौनी कारगुजारियों को जिसने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि आज की तारीख में जिन्नालैंड का दूसरा नाम सिर्फ और सिर्फ भूखमरी, बेरोजगारी और आतंक बन चुका है। आज की दो बड़ी कहानियों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की हुकूमत अपनी ही आवाम के साथ घिनौना खेल खेल रही है। पहली खबर में आज बात होगी बलूचिस्तान की। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की जोड़ी अब बलूचिस्तान को पूरी तरह गिरवी रखने की फिराक में है। कभी चीन, कभी सऊदी अरब और अब रूस के हाथों बलूचिस्तान की कीमतें संपदा को कौड़ियों के भाव बेचने की तैयारी है। वहां की आवाम भूखों मर रही है और हुक्मरान अपनी जेबें भरने में मस्त है। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान में भूखमरी और कंगाली का चोली दामन का साथ हो चुका है। हर गुजरता दिन वहां के लोगों के लिए कयामत बनकर टूट रहा है। हालात ये है कि त्योहारों के सीजन में भी लोग खुशियां मनाना तो दूर, दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हुक्मरान अपनी अय्याशियों में मस्त हैं और आवाम पूरी तरीके से त्रस्त है। क्या बलूचिस्तान को गिरवी रखने के लिए मुल्ला मुनीर अब अंतर्राष्ट्रीय बोली लगा रहे हैं? बलूचिस्तान की आवाम के साथ शहबाज सरकार का ये दोहरा चरित्र बार बार आखिरकार नजर क्यों आ रहा है? सच ये है कि बलूचिस्तान की आवाम आज भी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, जबकि वहां की धरती से निकलने वाले अरबों के संसाधनों को ये नापाक सरकार खुद हड़प जाती है। तो क्या मुनीर और शहबाज मिलकर बलूचिस्तान का सौदा करने वाले हैं? आतंकवाद की जिस फैक्ट्री को पाकिस्तान ने सालों तक खाद पानी दिया, आज उसी के धुएं में उसका दम घुट रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसका इलाज अब खुद उसके पाले हुए जिन्न कर रहे हैं। टूरन लाइन पर गोलियां चल रही हैं और पाकिस्तान के भीतर टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके हर रोज पाकिस्तानी फौज का शिकार कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के जवानों से भरी जाफर एक्सप्रेस को एक भीषण आत्मघाती हमले का निशाना बनाया। सुनिए पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है। बलूचिस्तान के अंदर अटैक हुआ ट्रेन के ऊपर, 30 लोग, उसके अंदर 30 लोगों को मारा गया। 30 लोग, और ट्रेन की बोगियां पूरी उखाड़ दी, ट्रेन पूरी तबाह, इर्द गिर्द के जो घर थे वो तबाह हो गए, कारें दर्जनों की तादाद में, ऐसे लग रहा था कोई जंग यहाँ पे चल रही है। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। क्या कहेंगे, ये हालात किस तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहा है? ये आपके सामने ही है, मार्केट में रश देख रहे हैं आप। किसी को फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़ता है यहाँ पे कि बलूचिस्तान में हुआ है बस ठीक है। यहाँ से अगर 10 किलोमीटर दूर भी धमाका होगा तब भी यहाँ पे आपको रश मिल जाएगा। क्योंकि मेरे साथ नहीं हो रहा तो मैं खुश हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। ये हम मनहसूल कौम पाकिस्तानियों का नेचर हो गया है कि मैं बचा हुआ हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा तो बस मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। जब मेरे साथ होगा तब मैं शोर मचाऊंगा। अब वहाँ उन लोगों के साथ हो रहा है, वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, यहाँ मार्केटों में रश है, ठीक है ना। अब वो कौन कर रहा है, उसके पीछे क्या एलिमेंट्स है, वो एक अलग कहानी है। वो BLA कर रही है, जो भी कर रहा है, ठीक है ना। उसके पीछे लेयर दर लेयर आप निकालेंगे, कुछ ना कुछ हुकूमती मसाइल भी नजर आते हैं, हुकूमत की जो नाइंसाफियाँ हैं वहाँ पे वो भी नजर आती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो दहशतगर्दी की लहर कहते हैं ना, ये लहर सिर्फ उस मखसूस इलाके तक ही होती है, उससे ज़्यादा आपको नज़र नहीं आती। हाँ, अगर ये आपको फैलती हुई नज़र आना शुरू होगी तब शायद ये कौम जागे, और अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, उससे पहले ये कौम जरा सुधर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे आप कहने कि यहाँ पे अगर होगा, आपको पता है, तकरीबन आपको तो अच्छी तरह पता ही होगा, आप कराची के अंदर रहते हैं, ज़्यादा नहीं, आप 10 से 12 साल पहले जाएं, कराची के हालात कैसे थे? यहाँ पे हर गली के अंदर कोई ना कोई मर्डर हो रहा होता था, किसी को मारा जा रहा होता था, कोई ना कोई मामलात हो रहे होते थे। यहाँ पे भी तो हर गली के अंदर मर्डर हुए ना, मारदार, कत्ल वगैरह तो यहाँ पे भी हुई है।
बिल्कुल हुई है, और धुरंधर फिल्म भी उसके ऊपर बनी है। होती रही है और होती रहेगी। देखिए कराची बहुत बड़ा शहर है, मसला ये है कि यहाँ से बाहर जो कराची से बाहर लोग रहते हैं ना, उनको कराची शहर का आता नहीं है। 4 करोड़ की आबादी आपने बोला, 4 करोड़ एक नंबर होता है। 4 करोड़ में से अगर 4 लोगों को मार दिया जाए एक दिन में, तो शायद सियालकोट, सरगोदा जैसे शहर में बहुत बहुत बड़ा नंबर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 4 लोग कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े शहर में फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जरूर खराब होती है। इससे पहले 90s में आप जाएं तो न्यूयॉर्क में और बाकी शहरों में जो बड़े बड़े दुनिया के, उनमें भी हालात खराब हुए। वहाँ पे फिर पुलिस ने एक स्ट्रैटेजी के तौर पर स्ट्रैटेजी अप्लाई की और उसके बाद उन जराइम पेशा नासिर को कंट्रोल किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पुलिस को बम्बई में भी जो दाऊद इब्राहिम वाले मामला तो ऐसे ही है। तो ये बड़े दुनिया के जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहर, बदकिस्मती से ये मेट्रोपॉलिटन शहर है तो सही, लेकिन वो तरक्याती काम यहाँ नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम भी उस तरह का नहीं है। बलूचिस्तान के हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? ब्रदर, डे फर्स्ट से टेररिज्म इस मुल्क को खा रही है और जब तक इसको जड़ से नहीं उखाड़ के फेंकेंगे ये खाती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली जो इस मुल्क के करता धरता है, यू नो वेल कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो इस मुल्क के करता धरता है, रूलर है हुक्मरान जो। नो नॉट एट ऑल, दे आर पपेट, सही, दे आर पपेट, सही। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, सही है। आई डोंट वांट टू आंसर ऑन योर माइक। नहीं, बता दे लीव इट। आप समझ गए, आपके नाजरीन समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो दे रियली डोंट केयर कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्हें अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जब तक उनको अपने मफादात अजीज़ रहेंगे, वो इस तरह मुल्क में ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन आप हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? बलूचिस्तान के हालात कैसे, मतलब जो टफ हो रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? आप सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे मुल्क के हालात सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं। एक दौर था जब पाकिस्तान के हुक्मरान और आईएसआई के जनरल काबुल में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान में तालिबान का राज आने से उन्हें भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी। लेकिन पासा पूरी तरह पलट चुका है। आज काबुल का सुल्तान इस्लामाबाद को आंखें दिखा रहा है। उन्नीस 1970 के दशक में और 80 और 90 की दशक के दौरान भी अमेरिका अफ़गानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोवियत रूस ने पहल लेते हुए बबराक कमाल और मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकारों को अपना डायरेक्ट सपोर्ट दिया। इसके तहत 1979 से लेकर 1992 तक सोवियत रशिया में मोरलेस सोवियत रशिया अफ़गानिस्तान में बहुत ही पावरफुल पोजीशन में था। लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने आस्ते आस्ते वहाँ पर तालिबान को खड़ा किया और तालिबान को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग दी। फिर इस तरह से 2000 का दशक आते आते तालिबान ने मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार को उखाड़ फेंका और आस्ते आस्ते वहाँ तालिबान पावर में आ गए। लेकिन तालिबान ने वहाँ पर इतना ज़्यादा निरंकुश शासन किया कि जब अमेरिका में ट्विन टावर्स पर हमला हुआ तो फाइनली अमेरिका ने डिसाइड किया कि वह अब अफ़गानिस्तान पर भी काबू करने जा रहा है। तो अमेरिका और तालिबान के बीच में भीषण युद्ध हुआ। अगर हम याद रखें, इसके पहले तक सोवियत रशिया का अफ़गानिस्तान पर इन्फ्लुएंस था। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहा, लेकिन वो भूल गया कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है।
आज रूस अपनी जियोपॉलिटिक्स के लिए तालिबान के करीब आ रहा है और इस नए समीकरण में पाकिस्तान के अंदर खलबली मची है। पाकिस्तान की टेंशन सिर्फ काबुल से नहीं, इस खेल में अब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी रूस की एंट्री हो चुकी है। मॉस्को और काबुल की ये जुगलबंदी इस्लामाबाद के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। रूस अब तालिबान को एक वैध ताकत के रूप में देख रहा है, जिससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। जो मुल्क कभी अमेरिका और चीन के दम पर हवा में उड़ता था, आज उसे बीजिंग से भी वो सहारा नहीं मिल रहा जिसकी उसे उम्मीद थी। अब आस्ते आस्ते हुआ ये है कि 2021 में जब तालिबान ने अमेरिका को उखाड़ फेंका और अमेरिका का लास्ट सोल्जर काबुल छोड़कर भाग गया, उसके बाद दुनिया के सारे देशों ने, ज़्यादातर देशों ने ही तालिबान सरकार के साथ अपने संबंध तोड़ लिए। आज से 3 साल पहले, आज से 2 साल पहले भारत सरकार ने आस्ते आस्ते तालिबान के साथ अपनी डिप्लोमेटिक जो बातचीत थी वो शुरू कर दी और अब आज की तारीख में तालिबान के बीच में और भारत के बीच में अच्छे संबंध हैं। इसी तरह से अब रूस ने भी आस्ते आस्ते तालिबान की सरकार को मान्यता देनी शुरू कर दी है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि रूस को मालूम है कि अफ़गानिस्तान में एक दिन फिर से अमेरिका घुसने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के रास्ते से। तो काउंटर करने के लिए रूस भी चाहता है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो रूस के इन्फ्लुएंस में रहे और रूस से दोस्ताना व्यवहार करे, ताकि आस्ते आस्ते रूस अफ़गानिस्तान में अपनी पैर जमा सके। कर्ज के दलदल में धंसा पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका है और बाहर से दुश्मनों से घिर चुका है। जिसे वो अपनी जागीर समझता था, वही पाकिस्तान अब उसका इलाज करने पर आमादा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस चौतरफा वार को झेल पाएगा या फिर नक्शे पर उसकी स्थिति और बदतर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में भूखमरी मानो हमेशा के लिए लिख उठी है। महंगाई की जानलेवा डंक ने वहां खुशियों के त्योहारों को पूरी तरीके से फीका बना दिया, बेरंग कर दिया। हुक्मरानों की नाकामी की वजह से आटे, दाल, चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालात ये हैं कि जिस मुल्क में लोग ईद
और त्योहार पर खुशियां मनाते थे, आज वहां आवाम सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी के जुगाड़ में आंसू बहा रही है। कंगाल, बेबस और दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा पाकिस्तान आज पाकिस्तान की पहचान आतंक या लोकतंत्र की नहीं बल्कि कर्ज की बन चुकी है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर चीन या अमेरिका, पाकिस्तान हर दरवाजे पर कर्ज मांगता फिरता है। लेकिन सवाल ये, क्या पाकिस्तान को अपनी पुरानी जिम्मेदारियां याद भी हैं? भारत ने भी पाकिस्तान को कर्ज दिया था, करीब 300 करोड़ रुपए। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। ये भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। 1947 के बंटवारे के वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच एक साफ समझौता हुआ संपत्तियों के बंटवारे का, और संपत्तियों के बंटवारे में पाकिस्तान को हिस्सा मिला और साथ में मिला कर्ज भी। लेकिन आजादी के 7 दशकों के बाद भी पाकिस्तान ने भारत का वो कर्ज 1 रुपए का नहीं चुकाया। जो देश खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बताता है, वो अपने ही लिखित समझौते निभाने में नाकामयाब रहा, और आज उसी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया से आर्थिक मदद की भीख मांग रहे हैं। जनता बेहाल है, परेशान है, महंगाई की मार झेल रही है। जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है। यहाँ के मुसलमान को मुसलमान ही नहीं समझते। हमारी इतनी वैल्यू डाउन हो गई है कि हम सिर्फ नाम के बाकी, अब तो नाम के भी नहीं मुसलमान हैं हम, सही पूछे तो कोई काम है ही नहीं। हर चीज़ आप रोज़ों में खुद ही देखें। अब जब आप निकलते हो, केले का रेट रोज़ों से पहले था 100-150 रुपये, जब आगे 450 रुपये तक गया तो कौन रोज़ा खोलेगा, कैसे खोलेगा? इन हुक्मरानों को नज़र नहीं आता। आप मुझे बताइएगा, हम कौन से मुसलमान हैं? कोई त्यौहार आता है तो हम चीज़ें महंगी कर देते हैं, वैसे हम कहते हैं मुसलमान सबसे अफजल कौम है। मुसलमान तो आजकल मुसलमान रहे नहीं। आप मकसद ये, महंगाई भी इस मुल्क में बहुत है, कोई जो है ना नोटिस नहीं लेता, और जो है ना आपस में बस लगे हुए हैं अपनी कुर्सी के लिए। हिंदुस्तानी मुसलमान इस टाइम कह रहे हैं कि अफसोस है हमें आप लोगों पे, आप लोगों के हुक्मरानों पे। हम शुक्र अदा करते हैं, हम लोग आपसे अलग ही हैं, अलग हैं। वो 20 और हमें 170 रुपए किलो। बिल्कुल, तो इनको होना चाहिए ना काम, ये जो ना अपना पाबंदी लगाना चाहिए हर चीज़ पे, जो है ना महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए इनको। हाँ जी, खुद ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ठीक है जेबें भर रही हैं, ये भूखा मर रहा है, वो मर रहा है, हमें क्या, हमारा घर तो चल रहा है। जब पैदा हुए तब से काम ही कर रहे हैं। हमने आज तक सुकून की हुक्मरानों ने पाकिस्तान में लोगों को दिया क्या है? देखिए, गरीब से गरीबतर है, अमीर से अमीरतर है। कोरोना है, जो चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को कोई रिलीफ नहीं दी है इन्होंने। ठीक है, हमें यहाँ तक कि रक्षा नहीं निकालने दिया कि तुम वापस जाओ तो तुम्हारा रक्षा बंद कर देंगे। तो भाई खाना कहाँ से खाएंगे? 75 साल हो गए, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख? 75 सालों में नहीं बना तो अब क्या फ्यूचर बनेगा? ये तो अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को तोड़ा है, बिगाड़ा है। ये बिके हुए हैं, ये गुलाम है शुरू से, अभी भी गुलाम है। हम कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, हम गुलाम ही है। और अभी तक कोई समझ नहीं आ रही हमें कि हम कैसे ये अपना मुल्क चलाएंगे। चलाना तो उन्होंने, हम तो ये वोट देने के हक में थे, अब वोट देने को भी दिल नहीं करता।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या फिर पाकिस्तान की सत्ता का असली केंद्र यानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर। पाकिस्तान में सरकारें आती जाती रही, लेकिन फैसले हमेशा बंदूक की नली से ही हुए। अर्थव्यवस्था सुधारने की जगह पैसा झोंका गया, आतंकवाद में, हथियारों में और भारत विरोध की राजनीति में। ये हम नहीं कहते, ये खुद वहाँ की जनता कहती है। शहबाज शरीफ की सरकार IMF के आगे झुकती रही, बजट कटौती करती रही, लेकिन सेना के खर्च पर एक शब्द नहीं कहा गया। मुल्ला मुनीर की सेना आज भी अरबों डॉलर निगल रही है, जबकि पाकिस्तान की जनता आटा, बिजली और दवाइयों जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। जो आप दिखा रहे हो ना, ये बकरियां भी नहीं खाएंगी, ये तो फेंकने वाले टमाटर हैं। अमीर हंसते हैं लेकिन गरीब हंसते कुछ भी नहीं है। एक गरीब आदमी 8-10 बंदे ना कार किस तरह चलासी 2700 ना आटा किन के, एक गरीब आदमी 600 ना डाल्टा किन के कार किस तरह चलासी। गैस है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, लोड शेडिंग है। बिजली की कीमत जड़ी है वो कहते 16 रुपए 50 रुपए यूनिट पै रही है अब्टाबाद विच। बाजार महंगा हो चुका है, अंडे महंगे हो चुके हैं, इस्तेमाल का ज्यादा हो गया, इस वजह के रेट भी बहुत ज्यादा हो गए। अभी मुर्गी 330 का है, अंडा 340 का फी दर्जन है। 1 किलो भाई 100 रुपए के 1 किलो जी, ठीक है। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपए किलो। शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपए की 1 किलो, ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर। गरीब आवाम 2 टाइम के खाने के लिए तरस रहे। चीनी बहुत महंगी हो गई है। वजीर आजम साहब दिन पर दिन ऐलानात कर रहे हैं कि ये चीज़ हमने सस्ती कर दी है, इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन एक चीज़ भी सस्ती नहीं है। अभी तो सीजन भी आ गया है, चाहिए तो ये था कि चीनी की कीमत नीचे गिर जाती, लेकिन सीजन के बावजूद भी चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही। और ये गोभी कैसे दे रहे हैं? फूल गोभी? गोभी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गोभी। और गोभी थोड़ा सा क्लोज करके बताएं गोभी कैसी है। और ये कचालू कैसे किलो दे रहे हैं? कचालू किलो 150 का, ठीक है, किलो 150। और बंद गोभी कैसे किलो दे रहे हैं? गोभी भी 150 की 1 किलो। बंद गोभी भी 150 रुपए किलो। और खीरे? खीरे 100 रुपए किलो। खीरे भी 100 रुपए किलो। और ये भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? भिंडी 250 की 1 किलो। भिंडी 250 रुपए किलो। और ये जो केड़ियाँ पड़ी हुई है ये 1 किलो 100 रुपए की। 100 पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हर चीज़ महंगा हो रहा है। आम बंदे के लिए ये जो रेट है ये सही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नीचे लाए, तकरीबन 100 के नीचे होना चाहिए। तो नापाक में आज बस इतना ही, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की साजिशों और वहां की आवाम की बदहाली की हर कड़वी सच्चाई हम आप तक लाते रहेंगे। कल फिर ठीक इसी वक्त हाजिर होंगे और सरहद पार की एक एक नापाक हरकत का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।